6 जनवरी की वह मनहूस शाम थी, जिसके बाद जो घटना हुई उस 6 जनवरी को, उससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ। दावे तो बहुत किए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, लेकिन उस सारे दावों की हवा निकल गई। जब मांग की जाती है न्याय की तो लाठी बरपाई जाती है। और आज फिर मजबूरन 6 जनवरी के बाद अब तक लगातार आश्वासन के फूल खिलाए गए, लेकिन आश्वासन के अलावे और कुछ नहीं मिला। न्याय तो बहुत दूर की बात है। मजबूरन वह परिवार एक बार फिर से धरना पर बैठने को मजबूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप नहीं समझे होंगे तो अब मैं खोल कर बताता हूँ। वह जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा जो तैयारी कर रही थी, उसके साथ जो कुछ घटना हुई वो सब कोई जान रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। कहानी यह है कि आखिर न्याय कब मिलेगा और न्याय मिलने में परेशानी क्या है। क्या तंत्र कमज़ोर हो गया या सिस्टम कुछ बचाना चाहती है। मेरे साथ उनके पिताजी हैं, हम सीधी बात करेंगे। इतने लंबे समय के बाद आज फिर आप धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल, न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए हम लोग दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। जो भी सीबीआई, एसआईटी, जो भी संस्थाएं हैं बिहार सरकार की, सब फेलवर है। सब एक पक्षीय कार्य कर रही है। अपराधी के तरफ से सब सारा कार्य हो रहा है। हम लोग को न्याय की आशा किसी एजेंसी पर नहीं रह गया, एसआईटी हो, सीबीआई हो। अब तक अपडेट क्या है? सीबीआई आपके घर पे कई बार गई, हाँ पूछताछ की, बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया। हाँ, उसके बाद फिर सैंपल भी लिया गया। हमारे परिजन को, हमको, सारे लोगों को। कितने लोगों का? बहुत 15-20 की संख्या में। 15-20। रिजल्ट क्या है? मिला? रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट जीरो है। बिहार के डीजीपी ने बुलाया था, क्या सब सुनी हुई तरह सब षड्यंत्र के तहत हमको बुलाया गया दवा बनाने के लिए। क्या मान लीजिए कि आप सुसाइड की, आपकी बेटी आत्महत्या की है। तो हमने कहा कि हम क्यों मान लें। हमने माना नहीं। शुरू से ही दवा बनाया जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आप ही गलती है। अपराधी की तरह हम लोगों को व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत शर्मसार है। तो मानवता का कोई मिसाल अब नहीं रह गया। विशेष मैं क्या कह सकता हूँ। हम लोग न्यायालय में गए हैं। न्यायालय पर भरोसा है, उम्मीद की है न्यायालय से हमें। उम्मीद है न्यायालय से उम्मीद बचा हुआ। सिस्टम तो ध्वस्त पूरा, कोई सिस्टम नहीं। आम जनता के लिए कोई सिस्टम नहीं रह गया। पूरा बिहार शर्मसार हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ। न्याय मांगने पे लाठियां बरपाई गई। अब मजबूरन फिर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में या भारत में। इसके पहले भी 10-12 साल पहले निर्भया कांड दिल्ली में हुआ। वो बहुत ब्रूटल था, बहुत बर्बर था। इतना ब्रूटल था कि आज भी कहीं दुष्कर्म होता है तो हम उसे निर्भया का नाम देते हैं। उस केस में क्या हुआ, 7 से 8 साल लग गए लड़ते लड़ते, तब जाके जस्टिस मिला। और मैं उसको जस्टिस नहीं मानती हूँ क्योंकि उसमें जो 2 आरोपी थे वो नाबालिग थे। उनको सिलाई मशीन देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनको सशक्त किया गया। तो जिस देश में दुष्कर्मियों को सिलाई मशीन देकर, सशक्त देकर, मान सम्मान के साथ, फूल माला के साथ बाइज्जत बरी किया जाएगा, वहाँ पे नीट छात्रा जैसा मामला हर दिन होगा और हर दिन होते रहता है। आज 74 दिन होने को आए हैं और अभी तक कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीबीआई क्यों है, ईडी क्यों है, इनको वेतन किस बात का मिलता है, ये क्यों है, आखिर क्यों नहीं पता लगा पाती, क्यों हमारे सामने कुछ नहीं आ पाता है। कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे की गई कि सीबीआई को अंत में तब लगाया जाता है सीबीआई से कुछ मिलना है नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चाएं हैं। आपको भी लगता है कि कुछ नहीं मिलना है? बिल्कुल, मुझे भी लगता है। इसके पहले भी बिहार में शिल्पी गौतम नाम का एक कांड हुआ था पटना में, बहुत ब्रूटल था। उसके साथ भी गैंग रेप और हत्या कर दिया गया था। क्या हुआ? बड़े-बड़े नाम उसमें शामिल, बड़े-बड़े नाम शामिल थे। सीबीआई को मिला, क्या हुआ? आप लोगों को भी पता है कि क्या हुआ। ये तो फिर भी एक आम जनता, एक किसान की बेटी है जो अपने सपने पूरा करने के लिए राजधानी में, बिहार की राजधानी में पढ़ने आई थी। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लीवापोती हो रही है। एसआईटी को दिया गया, फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। 74 दिन बहुत होते हैं साहब।
किसी रसूखदार का, किसी बाहुबली का, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा आधे घंटे के लिए गुम हो जाए तो पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी मीडिया उसको दिखाने के लिए लग जाती है। खोज भी लेती है। क्या आम जनता में संवेदनशीलता नहीं होती? आम जनता के कोई इमोशंस नहीं होते? क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनका खून नहीं होता? क्या इनके खून से इन सत्ताधारियों को कोई लेना देना नहीं है? क्या ये महिला को जो ये आधी आबादी मानते हैं, वोट बैंक का जरिया मानते हैं, इनके प्रति कोई सेंसेशन इनके मन में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 74 दिन हो गए। आप सोचो कितनी शर्म की बात है। ये बिहार के लिए, ये पूरे बिहार के लिए डूब मरने की बात है कि जिस नीट छात्रा के माता पिता को आज सड़कों पे उतरना पड़ा अपनी बेटी के न्याय के लिए। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? मामला तो और भी उस समय हुआ था, लोगों ने जाना इस बात को जब ये सड़क पे उतरे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो सड़क पे जब उतरेंगे तो इनको लाठी ही मिलेगी। मैं क्या बोलूं, मैं पिछले 5-6 सालों से बिहार में रेप सर्वाइवर के लिए स्टैंड लेती हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि इन मामलों में बोलना चाहिए, मैं सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर पे मेरे पूरे सोशल मीडिया पे आपको यही सब दिखेगा। अभी सारण वाले मुद्दे पे मैं खुल के बोल रही थी। आपको पता है बिहार पुलिस ने क्या किया मेरा मुंह बंद कराने के लिए? उसने एक्स से, ट्विटर से मेरा IP एड्रेस, मेरा लोकेशन, मेरा नंबर मांगा है FIR करवाने के लिए। मुझे मजबूरन सारा पोस्ट डिलीट करना पड़ा क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे पीछे किसी बाहुबली का हाथ नहीं है, किसी रंगदार का हाथ नहीं है। मुझे डराया गया, मेरी आवाज़ बंद करवाई गई। बैकअप आपका वो नहीं है। हाँ, मेरा पूरा जितना भी सारण के मुद्दे पे मैंने पोस्ट किया था, जो कि कहीं से भी जातिगत टिप्पणी कोई भी नहीं थी, सारा मुझे डिलीट करना पड़ा। तो बिहार में ये खेल चल रहा है कि अगर आप गलत के लिए आवाज़ उठाओगे, गलत का साथ नहीं दोगे तो आपको प्रशासन मजबूर कर देगी कि आपको पीछे होना ही पड़ेगा। देखिए, संघर्ष परिवार कर रहा है। जो पीड़ित, जो इनके पिता हैं, उनका कहना है कि पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है। यही कह रहे हैं ना ये? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में ऐसा ही होता है। अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसको थाने लेके जाओ आप FIR कराने, तो थाने में उसको और पीड़ित बनाया जाता है। क्यों गई थी, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? भाग गई थी, क्यों जाने दिया? प्रेम प्रसंग था, क्यों फ़ोन पे बात की, क्यों ऐसे की, क्यों वैसे की? ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या खेल चल रहा है? मुझे लगता है बिहार पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन नाम का एक वर्कशॉप होता है जिसमें आम जनता के साथ सेंसेशनल होने का, संवेदनशील होने का तरीका सिखाया जाता है। मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बिहार पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप दिया जाए जिसमें वो आम जनता के साथ संवेदनशीलता बरतने का काम करे। क्या यही कारण है कि बिहार पुलिस अब तक लोगों के दिलों में नहीं उतर पाई? बिल्कुल सही है। मुझे तो वर्दीधारी को देख के डर लगता है। जिस वर्दी को देखकर सुरक्षा का भाव आना चाहिए था, उस वर्दी को देखकर आम जनता के बीच में डर है कि कहीं मुझे बंद नहीं कर दिया। अगर मैं इनसे सवाल करूँ या मैं इनसे संरक्षण लेने की कोशिश करूँ तो मुझे ही अंदर नहीं कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि ये जो वर्दीधारी कुछ जो रक्षक रूपी भक्षक हैं, कुछ लोग ऐसे करप्ट हैं बिहार पुलिस में जिनके कारण आम जनता को सच में बिहार पुलिस से अब डर लगता है। थैंक यू। अब एक पक्ष उनके जो वकील हैं उनसे भी ले लेते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहुँच करो। मेरे साथ SK पांडे हैं, उनके वकील हैं, और कानूनी पक्ष क्या है, अब तक का अपडेट क्या है, ये समझेंगे। अपडेट क्या है? जांच के नाम पे जमकर लीपापोती हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी बता रही है कि बच्ची के साथ किस तरह दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। FSL रिपोर्ट चीख के ह्यूमन सीमन की बात कर रही है। जांच अधिकारी जो इस केस को आत्महत्या साबित करने पे तुले हुए हैं, उनकी आत्महत्या की जो कहानी है 2 चीज़ों पे आधारित है। पहली चीज़ कि बच्ची ने नींद की गोली ज़्यादा मात्रा में खाया। तो नींद की गोली मैं बता दूं, उसमें तथ्य यह है कि नींद की गोली पहली बार उसकी जानकारी 7 जनवरी को लगती है। नींद की गोली की जानकारी 7 जनवरी से पहले किसी को भी नहीं थी। लेकिन जो चीज़ 7 जनवरी को उजागर होती है, उसकी रहस्यमयी सूचना प्रभात हॉस्पिटल को 1 दिन पहले 6 जनवरी को लग जाती है। प्रभात हॉस्पिटल ने जो पुलिस को सूचित किया उसमें लिखता है ओपियाइड पॉइजनिंग, मतलब नींद की गोली का सेवन करना, जो कि बेहोशी का कारण है। 6 जनवरी को बच्ची को सबसे पहले
सहज सर्जरी में ले जाया जाता है, जहां बताया जाता है कि बेहोशी का कारण ठंड लगना है। उसे 5 बोतल पानी चढ़ाया जाता है और भी दवाइयाँ दी जाती है, और वहाँ पे बेहोशी का कारण था ठंड लगना। लेकिन प्रभात हॉस्पिटल आकर रहस्यमयी तरीके से बेहोशी का कारण नींद की गोली का सेवन हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक मरीज़ जो बेहोशी की स्थिति में आता है, डॉक्टर की यह जिम्मेवारी बनती है कि मरीज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, उसके शरीर पर मिलने वाले जख्मों को चिन्हित करके उसका फोटोग्राफ किया जाए और पुलिस को बताया जाए। प्रभात हॉस्पिटल ने मृतका के शरीर पर मिलने वाले जख्मों को जानबूझकर छुपाया। नींद की गोली जो कि रहस्यमयी है, जो चीज़ 7 जनवरी को मिलती है उसे 6 जनवरी के बारे में लिख के गुमराह करने का काम किया। इतना ही नहीं, प्रभात हॉस्पिटल ने एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसे गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। गैस्ट्रिक लवाज के जरिए अगर किसी मरीज़ ने नशे की गोलियां या जहर वगैरह खा रखा है तो उसके पेट में एक पाइप डाल के पेट की सफाई होती है, सक्शन मशीन के द्वारा खींचा जाता है। तो प्रभात हॉस्पिटल ने डॉक्टरी पुर्जे के मुताबिक गैस्ट्रिक लवाज किया, मृतका के पेट में पाइप डाल के सक्शन करके पेट का मटेरियल बाहर को निकाला। तो ठीक है, पेट का मटेरियल बाहर को निकाला, उसे बेहतरीन और बढ़िया कोई दूसरा एविडेंस नहीं हो सकता वो मटेरियल कहाँ गया, उसको क्यों नष्ट कर दिया गया, उसे क्यों फेंक दिया गया। क्योंकि प्रभात हॉस्पिटल के इस तरह के कारनामों से कि गैस्ट्रिक लवाज करते हैं और पेट से जो मटेरियल मिलता है उसे नष्ट कर देते हैं, उसे जांच के लिए नहीं भेजते, तो यह अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, जब प्रभात हॉस्पिटल अगर यह आत्महत्या की बात, ओपियाइड पॉइजनिंग की बात लिखता है तो किसी भी जुर्म में जो पीड़ित के शरीर पर मिलने वाले कपड़े अहम सबूत होते हैं। प्रभात हॉस्पिटल ने उन कपड़ों को पुलिस को क्यों नहीं दिया? मृतक परिवार जो कि मामले की पेचीदगी को नहीं जानते, मृतक परिवार को क्यों दिया गया उन कपड़ों को? तो प्रभात हॉस्पिटल ने एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। इतना ही नहीं, प्रभात हॉस्पिटल अगर यह कहता है कि नशे की गोली खाने के कारण पीड़िता बेहोश थी तो नशे की तुरंत जांच क्यों नहीं की गई? नशे 6 तारीख को आती है, नशे की जांच 2 दिन के बाद 8 तारीख को की जाती है और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच लगातार उसे नशे की सुइयाँ दी जाती है। तो नशे की सुई दे के आप नशे की जांच करेंगे तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा। इतना ही नहीं, और भी जान लीजिए, प्रभात हॉस्पिटल ने GCS स्कोर 3/15 दिखा दिया। GCS स्कोर एक कॉमा का स्कोर होता है। तो GCS स्कोर नशे की सुई देने के बाद आप मेडिकल तरीक़ों से कर ही नहीं सकते। GCS स्कोर बिना किसी दवा के प्रभाव का होता है कि मरीज कितना होश में है, बेहोश हूँ। एक चीज़ बताइए, स्पर्म की बात बीच में आई थी और ये भी कहा गया था कि परिवार वालों ने गलत कपड़ा दिया। हाँ, यह उनकी झूठी थ्योरी है। अगर परिवार वालों के DNA सैंपल ले लिए गए, किसी का भी मैच नहीं कर रहा। CM नीतीश के बेटे निशांत पे भी आरोप लग रहा। अगर वो हकीकत में बेगुनाह और पाक दामन साफ़ हैं तो उन्हें खुद ही आगे आना चाहिए, अपना DNA सैंपल देना चाहिए। वो DNA सैंपल देने से भाग क्यों रहे? तो उनका भागना ही इस पूरे प्रकरण पे और उनकी भूमिका पे एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब क्या करेंगे परिवार? सड़कों पे इंसाफ की लड़ाई आर पार की जनता की अदालत में देश की बेटियों के समक्ष लड़ेंगे। फिर तो लाठी खाइएगा? जी, फिर तो लाठी खाइएगा, सर को उतरिएगा? लाठी क्या खाएंगे, हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। इंसाफ की लड़ाई के लिए अपनी अंतिम सांसों तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन न्याय की मांग लगातार करते रहेंगे। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ पूरा सिस्टम अब सुसाइड की बात कर रहा है, परिजन मानने को तैयार नहीं है। परिजन साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ है और पारदर्शिता अगर होनी चाहिए, तो आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं की जा रही है? हमारे जो सवाल हैं उस सवाल के जवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? और जो जांच है वो जांच निष्पक्ष क्यों नहीं की जा रही है? तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है, जो एक दीवार है जो परिजनों और सिस्टम के बीच में खड़ी है। आखिर वह दीवार कब गिरेगी और पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा? फिलहाल एक यह यक्ष प्रश्न है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।